जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे दहेज उत्पीड़न कानून, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डोअरी हरासमेंट लॉ। आईपीसी की धारा 498A। ओके फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी में तत्काल गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान पुनः स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है इसका फंडा। उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्ष प्रति जिले में परिवार कल्याण समितियों की स्थापना करने का आदेश दिया गया था। यह समितियां ऐसी महिलाओं के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा प्रदान करती हैं जो अपने पति एवं ससुराल वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498A की दहेज उत्पीड़न विरोधी प्रावधानों का सुरक्षा उपयोग रूप में करके एक हथियार के रूप में करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उपयोग कौन कर सकता है? जो महिलाएं होती जिनका पति या उनके ससुराल वाले उनके ऊपर मतलब किसी प्रकार का हरासमेंट करते हैं और उत्पीड़ित करते हैं, तो उनमें आईपीसी की धारा 498A लगता है। ठीक है, तो ये एक महिलाओं के लिए अच्छा हथियार है। हथियार मतलब वो ऐसा हथियार नहीं, मतलब उनके कानूनी रूप से आप मदद ले सकती है आपको अगर कोई वो करता है। न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि जब तक समिति द्वारा शिकायत की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जाती तब तक दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर सामान्यतः कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस भी एफआईआर तभी दर्ज कर सकती है जब संबंधित समिति द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि शिकायत वैध है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स ये इसका मतलब है कि ये कहना चाहता है कि न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि जब समिति द्वारा शिकायत की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जाती, जब तक पता नहीं चलता कि मतलब ये सही है गलत है, तब तक दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर सामान्यतः कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मतलब जब तक इसे पुष्ट नहीं किया सकता, इसे ये नहीं किया जाता, तब तक किसी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ तक कि पुलिस भी एफआईआर तभी दर्ज कर सकती है जब संबंधित समिति द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि शिकायत वैध है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये शिकायत वैध होगी तभी यह पुष्टि की जा सकती है। लेकिन नवीनतम निर्णय क्या है फ्रेंड्स? नवीनतम निर्णय अब देखते हैं नया निर्णय क्या है। तो नवीनतम निर्णय में फ्रेंड्स सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे पैनल या समितियां स्थापित आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है और ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता के दायरे से बाहर है। इस निर्णय ने विवाहित महिला द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न शिकायत पर तुरंत एक एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए पुलिस की शक्ति पुनः बहाल की है। दहेज उत्पीड़न के केस में विवाहित महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करने से आरोपी में गिरफ्तार किए गए लोगों को कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए एवं अपनी जमानत के लिए अदालतों से संपर्क कर सकने का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्या है फ्रेंड्स? यह अपराध गैर संज्ञेय और गैर जमानती दोनों प्रकार का है, जिसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत जमानत केवल मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार ही दी जा सकती है। जहाँ तक संभव हो सके जमानत याचिकाओं को उसी दिन सुना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं धारा 498A आईपीसी विश्लेषण। इसका विश्लेषण क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं तर्क के रूप में। यह कानून पति तथा पति के रिश्तेदारों की ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न का साधन बन गया है। जैसे ही दहेज उत्पीड़न की शिकायत एफआईआर दर्ज की जाती है, पुलिस को प्रारंभिक जांच तथा आरोपों के अंतर्निहित मूल्य पर विचार किए बिना ही पति और उसके अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने की धमकी देने की शक्ति प्राप्त की जाती है। पुलिस की यह शक्ति ब्लैकमेल करने का एक सरल साधन बन जाती है। जब किसी पति के सदस्यों को या पति के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जमानत की तत्काल संभावना के बिना उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तो इस स्थिति में वैवाहिक झगड़े को सुलझाने या इस वैवाहिक संबंध को बचाने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यवहारिक वास्तविकताओं पर इस तथ्य के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि यह एक संवेदनशील पारिवारिक समस्या है तथा समस्या और अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह इंगित किया गया है कि समस्या धारा 498A में नहीं बल्कि सीआरपीसी के प्रावधानों में है, जिसके
अंतर्गत इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका तर्क क्या होता है पक्ष में तर्क, तो देखते हैं। पक्ष में तर्क ये है फ्रेंड्स, देखते हैं। धारा 498 ए और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को विशेष रूप से समाज के एक सुभेद्य वर्ग में सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है जो क्रूरता एवं उत्पीड़न का शिकार है। यदि प्रावधान की कठोरता कम कर दी जाती है तो इस प्रावधान का सामाजिक उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। कानून के उल्लंघन दुरुपयोग की संभावना इस प्रावधान विशेष सीमित नहीं है। दुरुपयोग की संभावना को कानून के मौजूदा ढांचे के भीतर ही कम किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने और गिरफ्तारी संबंधित कानूनों में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी की जा सकती है। आरोपी परिवार के सदस्यों को शिकायत के संबंध में जानकारी होने के बाद शिकायतकर्ता महिला को और अधिक यातना सहनी पड़ती है तथा पुलिस द्वारा तीव्रता और कठोरता से कार्रवाई नहीं की जाती है तो महिला के जीवन एवं स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की राह क्या है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे की राह के बारे में। गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग केवल शिकायत के सशक्त पक्षों और आरोपी बनाए गए व्यक्तियों की संलिप्तता की पुष्टि के बाद ही किया जाना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल की सदस्यता सुप्रशिक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। तथाकथित दुरुपयोग को रोकने में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। संघर्ष की स्थिति में पति पत्नी के बीच सुलह कराने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। धारा 498 के अंतर्गत चार्जशीट केवल उन मामलों में दायर की जानी चाहिए जहां ऐसे प्रयोग विफल हो गए हों और प्रथम दृष्टया मामले में कुछ गंभीरता दिखती हो। दोनों पक्षों को व्यावसायिक रूप से योग्य परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, न कि केवल पुष्टि द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी आईपीसी की धारा 498 ए। जिन महिलाओं के साथ हरासमेंट होता है या उत्पीड़न होता है, जिनके ससुराल वाले घर वाले दहेज के लिए उनको उत्पीड़ित करते हैं, तो उनके लिए आईपीसी की धारा 498 ए का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, all of you.